हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, तो इसी क्रम में आज हमारा ये छठा वीडियो रहेगा। इससे पहले के जो प्रीवियस वीडियो हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी है सामान्य अध्ययन करके, वहाँ पे लिस्टेड हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं ये अपना छठा वीडियो। तो इसका जो पहला सवाल है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो जो हेलिना रक्षा उपकरण है उसको भारत ने विकसित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। तो जो सुंदरवन है वो पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही। भीतरकनिका उड़ीसा में है। पीताम्बर ये तमिलनाडु में है। वैमनाड कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा गलत आंसर हो जाएगा वो जाएगा वैमनाड कर्नाटक। अब देखते हैं किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो जो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, सेंटोस को जाना जाता है। ठीक है, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वो है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी। सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्राइमेट्स, गोल्डन चावल, विटामिन ए, और ओजोन परत ट्रेपोस्फेयर। तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा ओजोन परत ट्रेपोस्फेयर। ठीक है, ये ट्रेपोस्फेयर में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, यानी 2 और 4 इसका सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? जो हिमालयी पर्वत श्रृंखला उदाहरण है वो हमारा वलित पर्वत का। ठीक है, करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली हमारी स्थित है ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर में। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो जो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। ठीक है, जिसमें हमें हमारे कई जो बड़े नेताओं को था उसमें इस दौरान उनको नज़रबंद किया गया था। तो अगला देखते हैं। किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो जो रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या करके संबोधित किया गया था वो हमारा किया गया था CF एंड्रयूज, ऑप्शन नंबर बी। CF एंड्रयूज ने कहा था कि रोलेट एक्ट एक जानबूझकर की गई हत्या है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था 1980 में। तो मेरे साथ आप ऑलरेडी अगर आपने ये टॉपिक कवर कर चुके हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके अपने आंसर लगा सकते हैं, जिससे कि आपका अगर आंसर गलत होगा तो यहीं पे गलत होगा, जिस परीक्षा में गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगला देखते हैं। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है वो है जलवाष्प, मीथेन और ओजोन। ठीक है, ये तीनों, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है। तो जो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ठीक है, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, बी और सी दोनों। गैसोहॉल मिश्रण है। तो जो गैसोहॉल मिश्रण है, गैसोहॉल 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल का मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो कंडीशन दी है उसमें से उसकी जो अगली प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी? तो इसका वेग परिवर्तित होता रहेगा। ठीक है, जब एक कोई वस्तु है कि समान गति से एक वृत्ताकार पथ पर चल रही है तो उसका वेग क्या होगा? परिवर्तित होता रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं। अमीटर, अमीटर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C3। ठीक है, अमीटर विद्युत। हाइग्रोमीटर, जो हाइग्रोमीटर होगा सापेक्ष आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, और बैरोमीटर, बैरोमीटर हो जाएगा दाब को मापता है बैरोमीटर। जो वाट है वो है शक्ति को मापता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर अमीटर का हो जाएगा विद्युत, हाइग्रोमीटर का हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर का हो जाएगा दाब, और वाट का हो जाएगा शक्ति। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का जो प्रकाशन किसने किया? जो बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक थी उसका जो प्रकाशन किया था वो क्या था? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक भारत के निर्माता कहलाते हैं वो कहलाते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, और जो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी, और सती प्रथा के अंत में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, विलियम बेटिन और राजा मोहन राय ने सती प्रथा का अंत भी किया था, विलियम बेटिन। ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द किस खेल से संबंधित है? जो ड्यूस डबल फॉल्ट है यह है ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग टेनिस से संबंधित शब्द है। ठीक है, प्राकलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो प्राकलन समिति के जो संबंध में कथन दिए हैं उन पे हमने कौन सा कथन सही है वो देखना है। तो देख लेते हैं। इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, गलत है। इनमें सदस्यों की संख्या 10 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होती है, यह भी गलत है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राकलन समिति में कोई भी मंत्री क्या होता है? समिति का सदस्य नहीं होता है। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? जो राज्यपालों का सम्मेलन होता है उसकी जो अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लेते हैं। इसमें भाग दिए हैं और उनसे संबंधित प्रावधान दिए हैं। तो जो 5वां भाग है, 5वें भाग का संघ सरकार। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है निर्वाचन, तो निर्वाचन का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाग 15 में निर्वाचन है। ठीक है, और संविधान संशोधन हो जाएगा भाग 20 में, और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र ये हो जाएगा भाग 10 में। अगला देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया उसको देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, बिल्कुल सही। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये भी सही है। यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और सदस्यों का नामांकन, ये क्या है? सभी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखित न्यायालय का दर्जा देता है? तो जो उच्च न्यायालय को अभिलेखित न्यायालय का जो दर्जा देता है वो देता है हमारा अनुच्छेद 215। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो जो भारत का संविधान है वह है ऑप्शन नंबर सी, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो जो अवशिष्ट अधिकार या अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं ये संघ के संसद के पास रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जो भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार या अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वो संघ की संसद के पास रहेंगे। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो जो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है संसद में, तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, लोक लेखा समिति के संबंधित तथ्यों में सही कौन है? तो जो लोक लेखा समिति है उनके संबंधित तथ्य दिए हैं उनमें सही छांटना है। ठीक है, हमने तो इनमें 22 सदस्य होते हैं, ये सही है। और इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातित प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए और ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें 1 और 3 सही है। लोक लेखा समिति के संबंध में एक बार रिपीट कर लेता हूँ। 22 सदस्य होते हैं, ये सही है। और प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन होता है इसमें, ये सही है। अगला देखते हैं। गिल्ड एज मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारे सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। जब हमारे सरकार कभी कभी बॉन्ड जारी करती है ना पैसा बनाने के लिए, तो उसका संबंध है। ठीक है, ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से मतलब ये है इसका। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था? तो चालू खाते के संदर्भ में जब रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था वो वर्ष था हमारा 1994, ऑप्शन नंबर डी।
डायमेटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? जो डायमेटिना गर्त या खाई है वो किस महासागर में स्थित है? तो वो जो है हमारे हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है, डायमेटिना गर्त। बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? जो बरमुंडा त्रिभुज का त्रिकोण स्थित है वो है हमारे ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतर रूप है। जो आग्नेय चट्टान है वो ग्रेनाइट का रूपांतर रूप है, तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा नीस, ऑप्शन नंबर बी। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो जो अंतरिम सरकार थी उसमें हमारे जो मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि शामिल थे वो थे 5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अनवारे सुहाइली, जो अनवारे सुहाइली है किसका फारसी अनुवाद है? तो जो अनवारे जो सुहाइली है वो हमारा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, ठीक है। अनवारे सुहाइली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो जो प्रिंटिंग प्रेस का आगमन माना जाता है वो हमारे पुर्तगाल की देन मानी जाती है, ठीक है। और सबसे पहले गोवा में शुरू हुआ था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो जो जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। देवेंद्रनाथ टैगोर कर रहे थे जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, तत्पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जो गोलमेज सम्मेलन होता है, गोलमेज सम्मेलन का मतलब बता देता हूँ पहले। गोलमेज का मतलब होता है कि जो एक गोल घेरा होगा उसमें क्या है, सभी जो सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि होते हैं वो बैठेंगे, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन का मतलब इसको इसलिए रखा जाता है ना, इसमें जब हमारा गोल एरिया होगा तो उसमें ऐसा रहेगा कि सारे जो प्रतिनिधि होंगे उन्हें समान अधिकार होगा, ठीक है, यानी कोई किसी का पद ऊंचा या नीचा नहीं होगा, सब समान अधिकार या समान पद के हिसाब से बैठेंगे, इसलिए गोलमेज सम्मेलन बैठाया गया था। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में और दूसरा हुआ था 1931 में। अभी हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहे हैं 1931 की, और तीसरा जो हुआ था 1932 में हुआ था, ठीक है। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें किसने भाग लिया था ये पूछा जा रहा है। तो हमारा जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजनी नायडू ने भाग लिया था और मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था, यानी हमारा जो डी आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ने, ठीक है। आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का जो श्रेय दिया था वो किसको दिया जाता है? तो जो भक्ति आंदोलन थे उन्हें उत्तर से दक्षिण भारत लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है हमारे रामानंद को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। और जो रामानंद थे वो कबीर के गुरु थे। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके काल में हुई थी ये पूछा है, ठीक है, यानी बौद्ध संगीतियाँ और कालक्रम के विषय में ये है। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के टाइम पे, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के टाइम पे, और चतुर्थी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आगे देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा आंदोलन दिए गए हैं और कालक्रम के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है, तो इसका जो कालक्रम देख लेते हैं। पहला उनका जो पहला आंदोलन था वो था अहमदाबाद मिल आंदोलन, ठीक है इनमें, और दूसरा आंदोलन था खेड़ा आंदोलन, तीसरा आंदोलन था रोलेट सत्याग्रह और चौथा था असहयोग आंदोलन। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। अहमदाबाद मिल हड़ताल थी पहली, अहमदाबाद जो मिल हड़ताल थी 1918 में हुई थी, और जो खेड़ा आंदोलन था ये भी 1918 में हुआ था, और रोलेट तो सत्याग्रह था, जो रोलेट सत्याग्रह 1919 में रोलेट सत्याग्रह हुआ था, और असहयोग आंदोलन हुआ था वो 1920 में हुआ था, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, खेड़ा आंदोलन 1918, रोलेट सत्याग्रह 1919 और असहयोग आंदोलन 1920 में। अगला देख लेते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है?
तो जनरल साइंस का सवाल है ये। तो जो नाभिक के अलावा देखा है तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। तो 42 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है नाभिक के अलावा। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो जो एंजाइम से भिन्न होते हैं, ये जो इनके भिन्न जो होते हैं, इसमें क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये सभी प्रोटीन नहीं होती। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा विटामिन जो रोग है विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग के बारे में पूछ रहा है ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जीरोफथेलियम। जो जीरोफथेलियम है ये हो जाएगा हमारा विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग। एक बायोट्रैक्टिव जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है हमारा सोनोग्राफी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो लोलक की जो झूलने की जो अवधि हो जाएगी वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब लोलक की लंबाई 4 गुनी कर देंगे तो उसकी क्या होगी, जो घूमने की अवधि हो जाएगी वो दुगनी हो जाएगी। लंबाई बढ़ गई तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी ना उसने, तो दुगनी हो जाएगी वो। वायु अंगार जैसे में मुख्य घटक है। तो वायु अंगार जो गैस है में मुख्य घटक कौन सा है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो वायु अंगार CO, N2 और CO2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु अंगार जो गैस होती है उसमें CO, N2 और CO2 होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं उन हार्मोन्स को देख लेते हैं पहले हम। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये होता है, मानव वृद्धि हार्मोन ये भी होता है, प्रोलैक्टिन ये भी होता है। ठीक है, तो जो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी कैल्सिटोनिन नहीं होता है। ठीक है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो जो मादा जनन अंग है उसमें जो मुख्य अंग कहा जाता है वो डिंडीवाहिनी नलिका को कहा जाएगा। तो हमारा लास्ट 50वां सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो जो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है वो हो जाएगा हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो जैसे कि हमने 50 सवाल देख लिए, अब इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि हर बार कवर करते हैं, तो आज का भी टॉपिक देख लेते हैं हम। आज का टॉपिक रहेगा महाजनपद और उसकी राजधानियाँ। ठीक है, महाजनपद और राजधानी के क्रम में देख लेते हैं। मगध की राजधानी थी राजगृह, इंपॉर्टेंट है। गिरिब्रज पहले थी और उसके बाद राजगृह थी। ठीक है, तो ज़्यादातर ऑप्शन जो बनेगा मगध की राजधानी राजगृह ये बनेगा। अंग की राजधानी चंपा थी। मैं इसको डिटेल्स नोट्स में आपको जो हैंड रिटन नोट्स हैं प्लेलिस्ट पे प्राचीन भारतीय इतिहास करके एक प्लेलिस्ट बनी है वीडियो की, उस पर आप हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं मैंने, जो मैंने खुद अपने द्वारा बनाए गए हैं। तो उनको काफ़ी बेहतर ढंग से बताया गया है। मैं वहाँ पे मैंने फुल डिटेल्स वीडियो है वो, तो एक बार आप उनको देख लेंगे तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, कई वीडियो में मैंने उनको ट्रिक करके भी याद करवा रखा है आपको। तो अंग की राजधानी चंपा थी, वज्जी की राजधानी वैशाली थी, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशंबी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कंबोज की हाटक, अशमक की पोटली। एक बार रिपीट कर लेता हूँ। वज्जी की वैशाली थी, अंग की चंपा थी, मगध की गिरिब्रज या राजगृह थी। ठीक है, राजगृह। और आगे देखते हैं, काशी की वाराणसी थी, वत्स की कौशंबी थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कंबोज हाटक, अशमक पोटली। कौशल की श्रावस्ती थी, इंपॉर्टेंट है कौशल और श्रावस्ती। अवंती की उज्जैन थी, इंपॉर्टेंट। मल्ल की कुशावती, पंचाल की अक्षत्र या काम्पिल्य, चेदी की थी शक्तिमती, मत्स्य की थी विराटनगर, सूरसेन की थी मथुरा, गांधार की थी तक्षशिला। इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा अंग की चंपा, मगध की गिरिब्रज और राजगृह, और अवंती की उज्जैन। ठीक है, और कौशल की श्रावस्ती और गांधार की तक्षशिला, ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है गाइस, हमारा जो
आज का जो वीडियो रहेगा यहीं पे समाप्त करते हैं सामान्य अध्ययन की। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी क्रम में हमारा अगला वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा, प्रैक्टिस सेट 7। तो ठीक है गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।